तरफ अगर आप लोग हाथ मार रहे होते तो दीवार गिर जाएगी। तरफ अगर आप लोग हाथ मार रहे होते तो दीवार गिर जाएगी। सब यही खड़ा है मेरे सामने, धक्का मारे तो मैं जानूं, बाकी तो मैं पूरे दिन से ये सब काम सुन रहा हूँ। मौजूदा सरकार के लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो है इलेक्शन जीतना। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही जीतना चाहती है। यही वजह रही कि जब कोरोना के पूरे अपने पीक पर था, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, तब हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है पश्चिम बंगाल में रैलियों में आई हुई भीड़ का आनंद ले रहे थे, उत्साहित हो रहे थे, मुबारकबाद पेश कर रहे थे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से गुजारिश है, विनती है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो 8 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस पूरी कोरोना महामारी में हमने देखा कि दूसरी जो सुनामी आई, दूसरी जो लहर आई, उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई राज्य प्रभावित था तो वो था उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें हमें देखने के लिए मिली जो किसी के बदन में भी सिहरन पैदा कर सकती हैं, चाहे वो गंगा में शवों की का बहना हो, या फिर प्रयागराज के तट पर रेत में दबे हुए वो शव हों, या फिर अस्पतालों में मरते हुए लोग हों, या सड़कों पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ते परिवार हों। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने किसी की माँ की गोद उजड़ी, तो किसी का सिंदूर हमेशा के लिए छिन गया। इस तरह की तस्वीरें हमें तमाम देखने को मिली, लेकिन लग रहा है कि सरकार अब इस सब पर लीपा पोती के इरादे से अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। और यही वजह है कि जिस तरह की सियासत के लिए बीजेपी जानी जाती है, उसी तरह की सियासत को आगे बढ़ाती हुई वो नजर आ रही है। मैं आपको सिर्फ 2 वाकयात फिलहाल के बताऊंगी और उसी को लेकर मैं यहाँ पर बात करूंगी, और इससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि सरकार की फिलहाल जो है वो प्रायोरिटी क्या है। आपने हाल ही में खबर देखी होगी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 100 साल पुरानी एक जो मस्जिद है, वहां के डीएम ने वो ढा दी। हालांकि उसको लेकर बाकायदा तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 मई तक की रोक लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह के कि वो सरकारी जमीन पर बनी है, इलीगल तरीके से बनी है, उसको ढा दिया गया 100 साल पुरानी मस्जिद को। अब उत्तर प्रदेश के खतौली में मुजफ्फरनगर में मस्जिद को एसडीएम इंद्रकांत जो द्विवेदी है उन्होंने शहीद कर दिया है। मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनाई गई थी और 5 महीने से मस्जिद में नमाज भी अदा की जा रही थी, लॉकडाउन में भी नमाज पढ़ी जा रही थी। मस्जिद को शहीद करने से पहले मुतवल्ली से वक्फ के जो कागजात हैं वो तक भी नहीं मांगे गए। ये असदुद्दीन ओवैसी जो हैं एआईएमएम के सदर, उन्होंने ट्वीट किया है। आगे वो लिखते हैं कि बाराबंकी के बाद ये दूसरी मस्जिद है जो उत्तर प्रदेश में शहीद कर दी गई है। बाराबंकी में मस्जिद को शहीद इस बहाने से किया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है और इसीलिए मस्जिद के जिम्मेदारों के पास वक्फ के तमाम कागजात थे, उसके बावजूद भी इसको सरकारी जमीन बताकर मस्जिद को ढा दिया गया। हाईकोर्ट ने बाराबंकी की मस्जिद को मिसमार करने और नमाजियों को बेदखल करने के लिए 31 मई तक की रोक लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मस्जिद जो है वो शहीद कर दी गई। लेकिन मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में तो मस्जिद भी वक्फ की जमीन पर बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी शहीद कर दी गई। ये असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है और उन्होंने लिखा है आगे कि जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स का इंतजाम नहीं है, नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, लोगों को सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं नसीब हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म करने के सिवाय मुख्यमंत्री को और ज्यादा कुछ नहीं सूझ रहा है। तो ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। बखूबी उनको पता है कि किस तरह की सियासत वहां पर हो रही है। ना सिर्फ ये, आप ये देखें कि अभी हाल ही में संपन्न हुए पंचायती इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसे बखूबी पता है कि फिलहाल लोगों की नाराजगी उसके ऊपर आगे आने वाले विधानसभा इलेक्शन में कितनी भारी पड़ सकती है। अब उसका पूरा ये एक जो है स्ट्रेटजी बनाई जा रही है
कि किस तरह से ये जो नाकामी है इसको छिपाया जाए। और लगातार आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि किस तरह का मिसमैनेजमेंट है, ना उन्होंने कभी एक्सेप्ट किया कि ऑक्सीजन की कमी है, ना उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अस्पतालों में बेड्स की कमी है। उन्होंने ये तमाम चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं की शुरू से ही। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आगे वो अपनी नाकामी को किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। तो नाकामी पे किस तरह से पर्दा डाला जाए और उसको किस तरह से, जो नेगेटिविटी जो कहा जाता है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में किस तरह से बदला जाए, अब तमाम कवायद जो है उसको लेकर शुरू हो गई है। और जाहिर सी बात है, उनको अगर जो उनके भक्त हैं या जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको खुश करना है तो इस तरह की तमाम हरकतें, इस तरह की तमाम चीज़ें की जाएंगी जो खबरें मैंने आपको बताई। और हाल ही में आपने देखा कि जो मॉब लिंचिंग के जो वाकयात हैं वो भी पिछले 8-10 दिन में कई हमें देखने के लिए मिले हैं। खासतौर पर मुरादाबाद से, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी एक वाकया जो है वो सामने आया था। तो और इसके अलावा आप ये देखें कि सरकार की एक और आपको मैं प्रायोरिटी में आपको दिखाना चाहूँगी कि जहाँ आपको वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है आपका, जहाँ आप बेड्स और इंजेक्शंस और दवाइयों की कमी से आप त्राही कर रहे थे, सरकार की प्रायोरिटी आप देखिए कि बिना सीए के भी गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है। बाकायदा तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि इसको लेकर जो है ऐड जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता के लिए निवेदन देने की इजाजत दी गई है। और उसमें यह भी कहा गया है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है वो जमा की जा सकेगी। तो ऐसे वक्त में जब आपने अपनों को खोया, ऐसे वक्त में जब अभी भी आप कोरोना से बुरी तरीके से जूझ रहे हैं, तीसरी लहर की पहले से ही वार्निंग दी जा चुकी है। आप ये देखें कि किस तरह से साइक्लोन जो है हमारे मुल्क में आए हुए हैं, उससे किस तरह की बर्बादी हो रही है, तबाही हो रही है। उस सब के बीच सरकार ने ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। तो सरकार की प्रायोरिटी आप देखिए, सरकार अपने उसी ढर्रे पर चल रही है जिस तरह से वो कोरोना से पहले जो वो तमाम चीजें कर रही थी, वही तमाम चीजें वो अभी भी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि उसे पता है कि विकास के जिन बड़े बड़े दावे और वादों के साथ वो आई थी वो तो पूरा नहीं कर पाई है। तो उसका जो एजेंडा है, जिससे वो अपने जो वोटर्स हैं उनको खुश करती है, वो उसी ढर्रे पर फिर से, या उसी ढर्रे पर ही वो मौजूद है। फिर से मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो वही काम कर रही है। पेट्रोल डीजल के चाहे आप दाम देख लें, या फिर आप बेरोजगारी जो अपने पूरे चरम पर पहुंची हुई है, इकोनॉमी का क्या हाल है। आप ये देखें कि पेट्रोल डीजल के अलावा जो खाने का जो तेल है, सरसों का तेल और जो रिफाइंड ऑयल है, उसके दाम भी आसमान छू रहे हैं। लोअर मिडिल क्लास के तो पहुंच से वो दूर चला ही गया है। अब आगे आने वाले वक्त में लग ही रहा है कि मिडिल क्लास के हाथ से भी वो छूटता हुआ नजर आ रहा है। इस सब के बीच सरकार जो है, अगर विपक्ष उसको लेकर कोई सवाल खड़ा करता है तो आप ये देखें कि उनको किस तरह से ये बताया जाता है कि सरकार से, मोदी हुकूमत से सरकार पूछना दरअसल उनके खिलाफ हर बार एक इंटरनेशनल साजिश होती है। तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमें अधिकार है कि हम सरकार से सवाल पूछें, लेकिन जब आप सरकार से सवाल पूछते हैं या विपक्ष भी अगर सरकार को कटघरे में खड़ा करता है जो कि पहले से ही कमजोर है, तो ये कहा जाता है कि दरअसल ये एक इंटरनेशनल साजिश जो है वो रची जा रही है, कभी टूल किट के नाम पर तो कभी किसी और के नाम पर। इसी तरह से आपको जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है, उनसे आपको दूर किया जा रहा है। और आप ये देखिएगा कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की जो इलेक्शन है वो पास आएंगे, ये खबरें आपको और बढ़ती हुई आगे आती हुई नजर आएंगी। और इस सब के बीच जो वहां पर मीटिंग की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मौजूद थे, आरएसएस के जो हेड है वो वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा उस मीटिंग में जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है वो वहां पर मौजूद नहीं थे, अध्यक्ष मौजूद नहीं थे। आप ये देखें कि योगी हुकूमत का कोई बड़ा चेहरा, खुद योगी भी उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। तो आरएसएस को भी ये पता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत से अभी लोग बुरी तरीके से नाराज हैं, और इस सब को किस तरह से ढका जाए उसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। मीटिंग्स का दौर जो है चल रहा है। आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि कैबिनेट में बड़ा फेरबदल भी देखें, कुछ नए चेहरों को आप देखें। ये भी खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उनको जो है वो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है पार्टी का। और कोई नया चेहरा जो है, जो कि मोदी के करीबी हैं, जिनका नाम सामने आ रहा है, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो सरकार की प्रायोरिटी एक बार फिर से
सिर्फ ये है कि किस तरह से इलेक्शंस को जीता जाए। आप सिर्फ उनके लिए एक वोट हैं। चाहे आप पश्चिम बंगाल इलेक्शन देखें, वो बुरी तरीके से हार गए, तो अब उस हार को उत्तर प्रदेश में किस तरह से जीत में तब्दील किया जाए, उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, आप अपने राय मशवरे भी दे सकते हैं, मुझे उसका इंतजार रहेगा। एक बार फिर से आपसे गुजारिश, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आदाब, नमस्कार।